अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे केस। ये केस स्टेटमेंट कौन सी होती है? जब भी आपको कोई कॉलम के बेस पे कैटेगरीज बनाना होता है या फिर मल्टीपल कंडीशंस चेक करना होता है, तो अपन नॉर्मली इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ एक्सेल में अगर देखा जाए कि पहली कंडीशन चेक करो और उसका आउटपुट दो। अगर ये फेल होती है, दूसरी चेक करो और दूसरी का आउटपुट दो। ये भी फेल होती है तो तीसरी चेक करो और तीसरी का आउटपुट दो। और ये अपन मल्टीपल टाइम कर सकते थे। माई एसक्यूएल में इफ्स फंक्शन नहीं है, इसकी जगह केस फंक्शन है। काम उसका यही है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये जो केस स्टेटमेंट रहेगी आपकी, इसकी शुरुआत होती है केस कीवर्ड से। मतलब यहाँ कुछ ब्रैकेट वगैरह कॉमा वगैरह नहीं होते हैं। ब्रैकेट और कॉमा की जगह यहाँ पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। केस जैसे ही लिखा वहां से ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है इफ्स का। और इसको एंड करने के लिए अपन एंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इतना पूरा पार्ट आपका कॉलम बनाता है। और फिर इस कॉलम को नाम दे दिया अपन ने एज सेल्स कैटेगरी। अब इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, अपने को पहली कंडीशन चेक करना है। तो पहली कंडीशन को चेक करने के लिए अपन व्हेन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन लिखने के बाद अपन अपना लॉजिकल टेस्ट करते हैं। अब ये लॉजिकल टेस्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो अपन देन का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट बताने के लिए कि देन, और एक सिंगल आउटपुट दिया लो, तो देन और फिर उसका आउटपुट। बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और जिसको भी अपन वेन से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेन सेल्स इज लेस देन 1000, देन मिड आ गया। बट अगर वो 1000 से कम भी नहीं हुई तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर इस पे जाएगा वो। अब ऐसे वेन देन वेन देन, तो जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सारे के सारे ही क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर एक लास्ट कंडीशन जो हमेशा आउटपुट दे ही देगी सब लॉस होने पे, तो वो होता है एल्स। एल्स वाले कीवर्ड के आगे आपको कोई कंडीशन चेक नहीं करना है, एल्स के आगे डायरेक्टली आउटपुट आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वेरी हाई। जैसे 2000 से कम हुई तो हाई। बट अगर 3000 आई तो 3000 ना तो इस पे ट्रू होगी, ना तो लेस देन 1000 पे ट्रू होगी, ना तो लेस देन 2000 पे। सब पे फॉल्स होगी। और सब पे फॉल्स होगी तो फिर ये वेरी हाई पे आ जाता है। तो ये कीवर्ड स्टार्ट होता है केस से। केस के अंदर व्हेन आता है कंडीशन चेक करने के लिए, देन फिर इन दोनों के रिपीटेशन आते हैं। एल्स वाला जब आखिरी कंडीशन लिखना हो, और फिर इस कोड को एंड किया जाता है एंड कीवर्ड से। तो इन 5 कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से अपन ये इफ फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सेल्स को, इस एग्जांपल में सेल्स को कैटेगराइज करना है। एक कॉलम सिलेक्ट किया सेल्स का, और फिर एक कॉलम का कोड किया केस और एंड का। अब ये अपन एक सिंगल लाइन पे भी लिखते बट वो बहुत बड़ी चली जाती है, तो अपन उसे ऐसे डिवाइड करके लिखा है। और इस कॉलम का जो आउटपुट आता है वो कोड ना आके सेल्स कैटेगरी आ जाए फ्रॉम स्टोर। ये वाला ट्राई करके देखो आप, सेल्स कैटेगरी वाला। यहाँ पे नहीं नहीं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जब अपनी जितना भी क्वेरी है जब पूरी लिख दें, तो इस क्वेरी को एंड करने के लिए सिर्फ एक सिंगल सेमी कॉलन लगता है, एक से ज्यादा कभी नहीं लगता। और पूरे केस वाले में कहीं पे भी कॉमा नहीं है। अब देखो, केस के शुरुआत होने से लेकर एंड होने तक कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा।
क्या चीज़ आ रही है? एरर आ रहा है, बताओ। आपने जो सेल्स कैटेगरी का नाम लिखा है ना, उसमें स्पेस लगा दिया तो अंडरस्कोर आएगा वहाँ पे, क्योंकि रूल के अगेंस्ट में हो जाता है नाम। आगे। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हो, कि प्रॉफिट की कैटेगरी बनाना है तो अपने पास एक प्रॉफिट वाला कॉलम है। अब ये आप खुद से अज्यूम कर सकते हो कि कब इसको लो रखना है, कब मिड, कब हाई। तो इसकी डिफरेंट अब प्राइस थोड़ा सा जज करके कि यहाँ पे कितनी रेंज तक जा रहा है, जैसे 100 है, 100 के अबव जा रहा है माइनस में, तो अपने को एक कैटेगरी बनाना है इसकी, लॉस, लो प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट और वेरी हाई प्रॉफिट। तो ये चार कैटेगरी आप बना सकते हो, ठीक है। दो तो वेन देन और एक एल्स पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, ये अपने को देना पड़ता है, यहाँ पे जो दी है ना, ये मैनुअली दी है सर। अच्छा नहीं करता है, जैसे ये है, अभी अपन वेन वाली कंडीशन पे है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो वेन के नीचे ही आएगा। ऐसा कोई सेट वो नहीं है, मतलब ये ऐसा कोई, मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि किसने बनाया वो ऐसा। नहीं नहीं, एंड को मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, बट क्या किया मैंने, बस केस को स्टार्टिंग और एंडिंग तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि कब स्टार्ट हुआ है कब एंड हुआ है, तो उसको क्लियरली देखने के लिए अब जो केस के अंदर वेन देन वाला पार्ट था, उन सबको एक साथ लिख दिया कि ये सब एक साथ है। तो इसको बस पहचानने के लिए कि अपन पहचान सकें। अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये पूरा यहाँ से। नहीं नहीं, इसमें कोई एरर नहीं आता। ये पाइथन जैसा काम नहीं करता कि इंडेंटेशन पे इतना स्ट्रिक्ट है, सिर्फ पाइथन है जो इंडेंटेशन पे स्ट्रिक्ट रहेगी, नहीं तो कैसे भी लिख दो आप। अगला आता है अपना एग्रीगेशन फंक्शंस, कि सिलेक्ट के साथ अपन एग्रीगेशन फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप सिलेक्ट करो सेल्स फ्रॉम स्टोर, ठीक है, तो सिलेक्ट के आगे सिर्फ सेल्स लिखने से क्या मिलेगा, सेल्स लिखने से पूरा का पूरा कॉलम मिल जाता है, और वो उसमें भी 500 की 500 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। बट जैसे ही सम के अंदर सेल्स लिख दोगे अपन, ये सम के अंदर चला गया, वो इन 500 को हटा के सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक देगा और उसमें होगी टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके पहली लाइन पे अपन के पास सम ऑफ सेल्स, तो ये सेल्स का टोटल देगा, और उसका नाम सम ऑफ सेल्स ना है इसलिए अपन ने दे दिया एज टोटल सेल्स। कॉमा करके अपन ने मिनिमम निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज किया, मैक्स के लिए मैक्स, काउंट के लिए काउंट। काउंटिंग ये बस जितनी जगह डेटा प्रेजेंट है उतनी काउंट करेगा। यहाँ पे एवरेज का पूरा नाम ना आके यहाँ पे सिर्फ एवीजी रहेगा। तो ये पांच अपने फंडामेंटल फंक्शंस हैं जो अपन हर टूल पे इस्तेमाल करते ही हैं। तो इन सबको यहाँ पे भी एज इट इज ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉम स्टोर लगा, इसको आप रन करके तब वो कुछ ऐसा दिखता है कि पूरा डेटा नहीं मिला, बट अपने को टोटल सेल्स मिल गई 1 लाख के आसपास की, मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, काउंट ने 5 मिनट दे दिया, और एवरेज सेल्स ने एवरेज अमाउंट जो 215 है। यहाँ पे बस नेम अपन ने टोटल सेल्स को दिया था तो वो आया, बाकी सब में पूरे पूरे फंक्शन के नेम है। तो ये 5 फंक्शन है जो अपन यहाँ पे इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको करके देखो आप, सब मिन मैक्स।
अच्छा, जब ये एग्रीगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई नॉर्मल कॉलम नहीं आएगा इसमें अभी। जैसे अभी सम इस्तेमाल किया, तो सम के साथ अभी मैं कैटेगरी लिख दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। आगे ना, तो ये सारे एग्रीगेशन फंक्शंस थे अपने। जैसे अगर आपको ये निकालना है फाइंड टोटल ऑफ प्रॉफिट, तो सिर्फ सिलेक्ट सम और प्रॉफिट और फ्रॉम स्टोर बता दो, तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अपने राउंड फंक्शन से भी फेमिलियर है कि राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड डेसिमल प्लेसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर अपन फाइंड कर रहे हैं एवरेज ऑफ क्वांटिटी, मतलब अपन ने ए बी जी लिखा ऑफ क्वांटिटी, तो अगर इसका आउटपुट बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, जो कि आ रहा होगा, तो इसको अपन रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे अपन इसको राउंड फंक्शन के अंदर पास करेंगे पहली पोजीशन पे, और उसे कॉमा करके 2 दे देंगे। तो इस तरीके से अपन क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। इसको ट्राई करके देखो, पहले तो बिना राउंड के ट्राई करके देखना कि डेसिमल प्लेस कितने आते हैं, और फिर अपन उसको राउंड कर सकते हैं। बहुत सारे में आ रहा है, तो अपन इस टाइप के डेटा को ही रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर करते हैं। तो इस पूरे कोड को अपन राउंड के अंदर पास करेंगे और उसे प्लेसेस बता देंगे 2 डेसिमल। आ गया वो, तो आउटपुट जो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक्सेल में तो अपने पास चीजें रहती थी कि अपन ने ऊपर जाके ब्लॉक पे क्लिक कर दिया वो डेसिमल हटाने वाली बटन, तो काम हो जाता है। बट इन टूल्स में अपने पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो अपने को स्ट्रिक्टली इन टाइप के फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, सराउंड टाइप। अब अपन काउंट के साथ काम करके देखते हैं थोड़ा। सम मिन मैक्स एवरेज और काउंट। काउंट का बिहेवियर आपको पता है, जैसे अगर 20 रिकॉर्ड्स हैं पूरे और सिर्फ 15 जगह डेटा प्रेजेंट है, कई जगह पे प्रेजेंट नहीं है, तो काउंट अगर उस पर्टिकुलर कॉलम पे आप लगाओगे, काउंट ऑफ उस पर्टिकुलर कॉलम को, तो ये आउटपुट आपको 15 देने वाला है। तो ऐसे अपन हर एक कॉलम पे काउंट को लगा सकते हैं। बट अगर कभी आपको डेटा पे ऐसा होल लगाना है कि पूरी नंबर ऑफ रोज मिले आपको, तो अगर आपको नंबर ऑफ रो काउंट करने की कितनी रोज है पूरे डेटा में, तो अपन किसी कॉलम पे रिलाई नहीं कर सकते, तो फिर अपन ऐसे लिखते हैं काउंट स्टार। तो स्टार रिप्रेजेंट कर देता है ऑल को, तो ये क्या करेगा, काउंट ऑल। तो बेसिकली ये अपने को नंबर ऑफ रोज देता है for all, क्योंकि इसमें अपन ने कोई कॉलम पास नहीं किया, इसमें अपन ने स्टार लगा दिया। ठीक है, तो अपने पूरे डेटा में 500 रोज हैं, तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को 500 रिटर्न करेगा। बट इसी जगह पोस्ट कोड का कॉलम जो है, पोस्ट कोड का एक ऐसा कॉलम है जिसमें वैल्यू प्रेजेंट नहीं है कुछ पे। तो इस कोड पे अगर काउंट का कॉलम रन हो, तो फिर आप देखोगे 48, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 484 जगह पे डेटा प्रेजेंट था। ठीक है, इन दोनों को ट्राई करके देखो आपको, काउंट ऑल और पोस्ट कोड। या फिर जब काउंट करने पे ये नहीं पता हो कि क्या काउंट करना है, तो बस वहां पे स्टार लगा दें।
ओके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपन फॉर्मूले वगैरह कैसे बना सकते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन अपन ने एक्सेल वगैरह पे भी कैलकुलेट करिए। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ सेल से, तो ये अपने को प्रॉफिट मार्जिन देता है। और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो वो डेसिमल में ना देके अपने को प्रॉपर 100 पे मिले। तो अपने को प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। और क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन डेसिमल में बहुत ज्यादा डेसिमल तक आएगा, तो अपन उसे डेसिमल में 2 वैल्यू तक काउंट करना। तो अपन ने टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला, अपन ने सम ऑफ प्रॉफिट निकाला, इससे अपने को टोटल प्रॉफिट। फिर उसे डिवाइड किया टोटल ऑफ सेल से, तो उसे सम ऑफ सेल से डिवाइड भी कर दिया। अब इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा था, इसे मल्टीप्लाई करना था 100 से, तो अपन ने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। बट इतने पूरे कोड का आउटपुट क्या आ रहा था, डेसिमल्स में आ रहा था। ठीक है। तो उसको अपन ने राउंड फंक्शन के थ्रू क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया, और एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेस तक। और फिर एज उसे क्या निकाल लिया, प्रॉफिट मार्जिन। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूले फंक्शंस को भी आपस में कंबाइन करके बना सकते हैं। तो ये वाला ट्राई करके देखो आप लोग, प्रॉफिट मार्जिन निकाल के। फाइंड एवरेज यूनिट प्राइस। अभी जो यूनिट प्राइस होता है, यूनिट प्राइस का फॉर्मूला रहेगा सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आ गया ये वाला। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करके देखो, आपके पास क्वांटिटी भी अवेलेबल है और सेल्स भी अवेलेबल है। अपने को एवरेज यूनिट प्राइस बताना है। और इसमें डायरेक्टली सेल्स को डिवाइड करना है क्वांटिटी से, ना कि टोटल सेल्स को टोटल क्वांटिटी से। तो जो भी सेल्स आएगा उसे डिवाइड किया क्वांटिटी से, और जो भी उसका आउटपुट आ रहा है, हाँ हाँ, उसे फिर राउंड भी करना है दूसरे से। तो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि उसका आउटपुट जो आएगा वो बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस तक आएगा। आगे। तो वो पूरा एग्जैक्ट जीरो तक राउंड कर लेता है, सिर्फ वो नंबर रखे। जीरो पे, जीरो पे भी वैसे ही देगा कि कुछ ना पास करने पे वजह से देगा। मतलब जैसे अगर आपका कुछ ऐसा नंबर आ रहा है 7.3423, तो अगर राउंड में आपने कुछ भी पास नहीं किया तो वो सिर्फ 7 देगा। और पॉइंट मतलब कॉमा करके जीरो दोगे तो भी फिर वो 7 ही देगा। और 1 पास करेंगे तो फिर .3 देगा।
राउंड। ओके, तो जो क्वांटिटी है ना उसके बाद कॉमा टू आएगा। हम्म, आगे। अब अपन ने एक और चीज देखा कि सिर्फ डेट के अवेलेबल होने से अपन पूरा कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते। तो डेट से अपने को क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, अपने को उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, ईयर की, मंथ की, और डेज की, और वीक की। तो ये चार इंफॉर्मेशन किसी भी डेट से अपन को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, तभी अपन इन डेप्थ जाके एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी के टाइम इन सबसे ये सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट किया अपन ने, पहले कॉलम पे ऑर्डर डेट को लिया ताकि अपने को डेट डिफॉल्ट दिख जाए कि कैसे दिख रही है। फिर ईयर फंक्शन, ये भी पूरा एक्सेल का ही है, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। तो ये इस डेट का ईयर एक्सट्रैक्ट करके आपको शो करेगा। मंथ, इस डेट का मंथ नंबर, और ये आपको नंबर में देगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। डे, डे भी आपको नंबर में देगा, और ये उस पर्टिकुलर डेट का डे निकाल देगा। अगर आपको मंथ का नेम और वीक का नेम दोनों टेक्स्ट में चाहिए, तो आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, मंथ नेम। ये उस पर्टिकुलर डेट का मंथ का नेम निकालेगा। जैसे अप्रैल है तो ये अप्रैल निकालेगा, और ये 4 निकालेगा इसका। और डे नेम बेसिकली यहाँ पे वीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वीक के नेम के लिए। एंड फ्रॉम टू। तो ये सारे फंक्शन अपन को इस्तेमाल जरूरत पड़ सकती है जब अपन डेट वाइज एनालिसिस करेंगे। क्या चीज? डे, ये डे वो वाला डे नहीं है वीक का, ये मंथ का डे है। जैसे आज 15 तारीख है या 23 तारीख है, तो 23 है आज का, ये डे निकाल। जैसे ये आप देखना, यहाँ पे था 16 11 13, मतलब ये ईयर है, ये मंथ है 11, और 13 यहाँ पे डे है। क्योंकि अपना एस एक्सेल माइस्क्वेल किस पे काम करता है, ईयर मंथ और डे के फॉर्मेट। तो इसने ईयर निकाला 2016, मंथ निकाला 11, और मंथ नेम ने नवंबर निकाला। यहीं पे डे ने निकाला 13, क्योंकि ये 13 तारीख थी, यहाँ पे 31 तारीख थी तो 31 निकाला। और डे नेम ने क्या निकाला, संडे। तो यूजुअली अपने को इन चार इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मेजरली ईयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मंथ की जरूरत पड़ती है, और डे नेम की। ये वाला डे बहुत रेयरली कभी पड़ती है। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट करके देखो आप, ये सारे फंक्शन लगा के। नहीं नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे। अगर कैपिटल में नेम है और अपन स्मॉल में लिख रहे हैं तो भी काम करे, पूरा एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है।
हो गए सारे। अब एक और एक सिमिलर फंक्शन है, डेट डिफ। डेट डिफ का काम क्या होता है, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना। उसमें एक स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट। तो अपन इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ईयर का, मंथ का और डे का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे बस डेट डिफ का नाम थोड़ा सा चेंज होके क्या हो गया है इस बार, टाइम स्टैम्प डिफ, ये उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ऑर्डर डेट में से ऑर्डर डेट को लिया और ऑर्डर डेट को एज अ कंसिडर किया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और उसके आगे डेट डिफ निकाला कि इसका एज कितनी है। तो एज के लिए अपने को इसकी डेट ऑफ बर्थ टू करंट डेट, ये दोनों चाहिए रहेगा। तो अपन ने टाइम स्टैम्प डिफ को इस्तेमाल किया। इसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट थोड़े से प्लेसेस थोड़ी सी चेंज है। अपन स्टार्टिंग डेट देते थे पहले और एंडिंग डेट देते थे बाद में। और फिर अपन कोड बताते थे, यहाँ पे वो जो फॉर्मेट है वो पहले आता है। और ये फॉर्मेट में भी आप देखोगे इनके नेम आएंगे पूरे। जैसे यहाँ पे ईयर आया है, और यहाँ पे मंथ आ सकता है, और यहाँ पे डे आ सकता है। हालांकि और भी होते हैं, आर, मिनट, सेकंड, सब कुछ आ सकता है यहाँ पे। ये उनसे भी ज़्यादा एडवांस वाला है डेट डिफ्स। जैसे आपने पावर बीआई में देखा था ना कि मंथ, इसके साथ भी वो आ रहा था। एक्सेल पे लिमिटेड होते हैं इन तीनों पे। यहाँ पे आप देखोगे टुडे का जो फंक्शन है वो भी नाम चेंज हो गया है। ये टुडे था, बट टुडे का नाम यहाँ पे क्या आता है, करंट डे। या फिर इसका एक और नाम है CUR डे, करंट डे, एज। तो अपन ने क्या किया, इसको इस्तेमाल करके देखा ये आउटपुट क्या देता है। तो जो 2016 में था ऑर्डर, उसको डेट ऑफ बर्थ नाम दे दिया। उसकी एज अभी कितनी होगी, 9 साल। 2015 वाले की 10 साल। अब अपने पास प्रॉपर एज का डेटा होता तो अपन यहाँ पे निकाल सकते। तो इस वाले में होगा। अब बट ये है कि वहाँ पे ये वाला फंक्शन अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डेट नाम से डेट गिवन है। तो यहाँ पे अपने को सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट नाम दो, यहाँ पे नहीं है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं मिला अपने को, बट जो ओरिजिनल माई एसक्यूएल का फुल सर्वर होता है उसमें मिल जाएगा ये वाला फंक्शन, टाइम स्टैम्प में। क्या? नहीं, ये जो है ना, ये वेबसाइट प्रैक्टिस करने के लिए है बस। माई एसक्यूएल करता तो है, बट पता नहीं क्यों नहीं करता। इसका शायद करता है वो, सिलेक्ट टाइम, ऐसा रहता है। कुछ कुछ तो सजेस्ट करता है, जैसे अपन ने टाइम लिखा तो अब देखो ये सजेस्ट कर तो रहा है। टाइम डिव, टाइम टू सेकंड, टाइम फॉर्मेट, बहुत सारे फंक्शन है। अपन अभी ये वाला इस्तेमाल, टाइम स्टैम्प। तब देखो कई सारे, ट्रिम भी है यहाँ पे, ट्रिम किट है। फंक्शन तो इसमें बहुत सारे हैं, बट अपन वही लिख रहे हैं जो यूजफुल है अपने, जो अपने काम में आते हैं। और अगर कभी ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आया जिसमें कोई ऐसा काम आपको करना है जिसका फंक्शन अभी तक नहीं देखा, तो आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो आपको फंक्शंस मिल जाते हैं उन चीज़ों पे।
नाउ फंक्शन नाउ एज इट इज काम। चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे जैसे आप सी यू आर लिखा, तो देख सकते हैं सी यू आर डेट भी नाम है इसका, सी यू आर डेट, सी यू करंट टाइम। तो ये सारे हैं। तो अपन ने करंट करंट यूजर जो यूजर रहेगा, जैसे अभी अपन रूट यूजर है तो शायद वो रूट यूजर बताएगा। यूजर कौन है अभी, रूट एट द रेट लोकल होस्ट। हालांकि यूजर पे अपने को काम नहीं पड़ेगा, हालांकि फंक्शन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। करंट डेट जैसे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, तो करंट टाइम भी है, तो ये करंट डेट नहीं ये दे दे। और करंट टाइम लेंगे तो सिर्फ वो टाइम देता है। क्या? वो मॉड का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ इसमें भी हो जाता है। हाँ इसमें, इसके लिए आपको वो चाहिए, अपन अभी प्रोग्रामिंग तक गए नहीं है, बट मॉड फंक्शन आपको समझना पड़ेगा। मॉड फंक्शन का क्लियर है आपको? मॉड फंक्शन रिमाइंडर देता है। मॉड फंक्शन में जो भी नंबर होता है उसको जब अपन डिवाइड करते हैं, जैसे अपन ने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो क्वेश्चन तो 3.33 बन रहा था, बट अगर उसे पूरा ना सॉल्व करके सिर्फ 10 को 3 से डिवाइड करें, तो वो 3 टाइम डिवाइड करेगा और वन रिमाइंडर बच जाता है, तो ये वन मॉड फंक्शन आपको रिटर्न देगा। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट किया मॉड और 34 को डिवाइड करने का ट्राई किया अपन ने 3 से, तो ये नहीं होगा। 33 तक तो जा सकता है वो, बट वन नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे मॉड कितना बचा, वन। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन आगे जाके अभी देखेंगे इस पे। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए, आप बोल रहे हो कि एज चाहिए पहले ईयर में और फिर मंथ में, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले तो ऑर्डर डेट लिया, फिर अपन ने टाइम स्टैम्प डिफ को कॉल किया, इसके अंदर पहली बार में अपन ईयर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर डेट और फिर करंट डेट। ठीक है, ये आ गया। फ्रॉम स्टोर, इतना पार्ट अपना पहला हो गया। ठीक है, अपने को साथ ही साथ क्या चाहिए, कॉलम भी चाहिए मंथ में। तो मंथ आ गए, बट मंथ अपने को ऐसे नहीं चाहिए। अपने को कैसे चाहिए, अपने को चाहिए रिमाइंडर वाले मंथ, कि अगर उसे अपन 12 से डिवाइड करें तो 12 साल के सारे 12 महीने हटाने के बाद तो बचेंगे कितने। इसको करने के लिए अपन लगते मॉड, कि मॉड करो इस मंथ के नंबर को किससे, 12 से। तो ये मिलता कि 9 साल 8 महीने।
अब अपन को इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे कॉन्केट। कॉन्केट, ये हो गई फर्स्ट वैल्यू, ये हो गई सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू के बाद में भी अपने को एक टेक्स्ट चाहिए ना, ईयर्स, ठीक है। एंड दिस मंथ्स, ये कुछ मिस हो रहा है, हाँ ये मिस हो रहा है, सब ब्रैकेट मिस हो रहा है। अब ये बहुत ज्यादा ही आ गया, तो अपन ने इस तो ये है 9 years 8 months, यहाँ पे भी शायद, बट इतना कर तो रहे हैं अपन, बट इतना इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन कि अपन इसे दिखाना चाह रहे हैं, बट अच्छा है सीखने के लिए, अच्छा इंटरव्यू वगैरह में। हाँ ये ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो लिख दो डायरेक्टली। कई बार होता है, जैसा अभी मेरे साथ ही होता है, जब करंट डेट लिख रहे थे तो सजेस्ट में नहीं आया, तो पूरा ही लिखना पड़ा। कई बार करेगा, कई बार नहीं भी करता। जैसे ये चैलेंज आप ले सकते हो, इसको करने के बाद आपको टोटल सेल्स जो होगी, टोटल सेल्स को ऐसे दिखाना है, वो 1 लाख के आसपास कुछ आ रहा है, 1,07,000 समथिंग। तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है कि आपको 1.07 लाख ये दिखेंगे आउटपुट। तो ये आप ट्राई करके देखना कैसे कर सकते हैं। और ऊपर लिखा है टोटल सेल्स कॉलम का नाम, और टोटल सेल्स के नीचे अपने को 1.07 L मतलब लाख, यही तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो करके देखें इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप में आप देखो, सबसे पहला तो ये है कि अपनी वैल्यू आ रही है लाख पे, अपने को सबसे पहले उसे 1.07 दिखाना है। तो अपन कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मेरा यहाँ पे 3,40,000 लिखा है, मेरे को यहाँ पे 3.4 देखना है, तो इसको इस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड बाय 1 लाख, 10,000 नहीं, अगर इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1 लाख से तो वो 3.4 दे देगा, इतना हो गया। बट 3 पॉइंट आगे भी तो बहुत सारा आ सकता है, तो इसको नेक्स्ट लेवल पे राउंड भी करना पड़ेगा, राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस। राउंड करने के बाद ही एल दिखाना है, तो राउंड करा हुआ कॉमा एक एल का एक टेक्स्ट, और इसको कॉन्केट। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद अपने को मिल जाएगा, और ये फंक्शन भी मिलेगा अपने को सम फंक्शन के बाद, सम ऑफ सेल्स। तो अपन इसे करके देखते हैं इस मेथड पे। अपन ने सिलेक्ट किया सम ऑफ सेल्स, कहाँ से, फ्रॉम स्टोर्स। तो आ रही है 1 पॉइंट और बहुत सारे डेसिमल आ रहे हैं। अपन इसको करते हैं डिवाइड 1 लाख से, अब कितने पे कन्वर्ट हो गए, 1.07 पे। अपन ने उतना अचीव कर लिया। इन नंबरों को राउंड अप करना है कहाँ तक, सिर्फ 0 पॉइंट, अच्छा ये 7 9 है तो 0.8 कर देगा उसको। राउंड फंक्शन को यूटिलाइज किया, कॉमा 2 किया, तब 1.08 हो गया। इतने पार्ट को कॉन्केट करना है, कॉन्केट किया, फर्स्ट वैल्यू होगी 1.07, कॉमा एक छोटा सा स्पेस के बाद एक एल आ जाए, तो ये आ गया एज टोटल सेल्स। तो इससे अपन अचीव कर, कई बार ऐसा करते हैं लोग, जैसे इसे के पे दिखाना होता, तो अपन इसे डिवाइड करते 1,000 से,
तो यहाँ पे बड़ा सा के लगा देते हैं, तो 107.96 थाउजेंड। ठीक है, ये सही। बाकी इस टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूज में। ये बस आपको चेक करने के लिए आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो, कितने अच्छे तरीके से फंक्शंस को एक दूसरे के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, ये वाली मेथड जो अभी इस्तेमाल करी, ये पूरे पैराग्राफ को अगर कमेंट करना होता, जैसे अभी मेरे को इन सबको कमेंट करना होता कि कोड रीड ना हो, तो मेरे को डबल डैश लगाना पड़ता हर एक लाइन पे। तो अपन इसको मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्टिंग में एक स्लैश स्टार लगा दो और एंडिंग में एक स्टार स्लैश। इससे क्या होगा, ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। और इसको फिर ये माइनस में क्लिक करके हाइड कर। ठीक है, ये आपकी क्लास में तो बता दिया, बट ये नॉर्मली कोई नहीं पूछता ऐसा। इस तरह के क्वेश्चन रख सकते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ये है सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट को इस्तेमाल करना। अब सिलेक्ट विद डिस्टिंक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग देखते हैं। डिस्टिंक्ट का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? हाँ, डिफरेंट एंड यूनिक। अगर अपन कैटेगरी कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी तो रिपीट होंगी कि ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर, फर्नीचर। जब जब फर्नीचर सेल होगा तब तक फर्नीचर आएगा, जब टेक्नोलॉजी सेल होगी तब तक टेक्नोलॉजी आएगी। बट अपने को सारा नहीं देखना, अपने को देखना है कि कौन कौन सी यूनिक कैटेगरीज अवेलेबल है। क्या सिर्फ ऑफिस सप्लाईज है, टेक्नोलॉजी है और फर्नीचर? तो ये तीन ही कैटेगरी है। तो इन यूनिक वैल्यूज को कैसे चेक करेंगे अपन? ऐसे, जैसे अभी सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम स्टोर करके देखते हैं, सब आ गया। ऑफिस सप्लाई भी मल्टीपल टाइम आ रहा है, और कितनी वो आ रही है, 500 को आ रही है। बट अगर इसके आगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी लिखा होता, तो सिर्फ सिलेक्ट करो यूनिक कैटेगरीज को फ्रॉम स्टोर, तो सिर्फ तीन आए, और सिर्फ तीन रो अपने को। तो डिस्टिंक्ट के आगे जिस भी कॉलम को आप लिखोगे, उसकी सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आपको मिलेगी। ठीक है, इसको करके देखो, एक इस वाले को सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। फाइंड ऑल द यूनिक कस्टमर्स नेम फ्रॉम स्टोर। ये कैसे कर सकते हैं? अपने को सिर्फ और सिर्फ यूनिक नेम निकालने हैं स्टोर टेबल से। अब 500 रिकॉर्ड है, कई सारे कस्टमर ने मल्टीपल रिकॉर्ड करेंगे, सारे यूनिक नेम आ जाए। हाँ, सिलेक्ट डिस्टिंग और नेम कॉलम के यूनिक चाहिए, तो सिलेक्ट डिस्टिंग नेम फ्रॉम स्टोर हो जाएगा। हाँ, कॉलम का नेम भी नेम ही है। क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है? तो ये है सिलेक्ट। अच्छा, वो नेम ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये थोड़ा बहुत ग्लिच रहता है, हमेशा ऐसा काम नहीं करता कि हमेशा कीवर्ड को ब्लू रखे और नॉर्मल टेक्स्ट को वाइट। लाइक आप लिख दोगे तो काम तो हो जाएगा वो। इसको काउंट के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर कभी स्पेसिफिकली आपको यूनिक कैटेगरी को काउंट करना है, तो काउंट फंक्शन के अंदर अपन नॉर्मल कॉलम लिखेंगे तो वो वैल्यूज को काउंट करेगा। बट काउंट के फंक्शन के अंदर अपन ऐसे कॉलम को बताएं कि डिस्टिंक्ट कैटेगरी काउंट करो, तो वो कैटेगरी की यूनिक वैल्यूज को ही काउंट करेगा, पूरे कॉलम को काउंट नहीं करेगा। तो काउंटिंग के साथ भी डिस्टिंक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कैटेगरी सिर्फ 3 है, आउटपुट में अपने को 3 मिल जाएगा। आगे अब डिस्टिंक्ट के साथ मल्टीपल कॉलम जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो कैसा आउटपुट आता है? फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट तो लगा हुआ है, बट एक सिंगल कॉलम अपन ने देखा सिंगल लगता है तो सिंगल की सारी यूनिक वैल्यू हो जाती है। तब क्या होगा जब यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे? तो ये कैसे काम करता है? इसमें आप देखोगे हर एक कैटेगरी के अंदर कुछ सब कैटेगरी भी है। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर अब रिपीट हो रहा है, बट फर्नीचर और सब कैटेगरी का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। जैसे फर्नीचर के साथ जब टेबल आ गया तो काइंड ऑफ ये दोनों के पेयर यूनिक है। फर्नीचर के साथ फर्निशिंग्स आ गया तो ये उसका पेयर आ गया। फर्नीचर के साथ चेयर, तो फर्नीचर और चेयर मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं होंगे। इसका मतलब 3 कॉलम होंगे तो तीनों के जितने भी यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने डेटा में प्रेजेंट है वो ही मिलेंगे। ऐसे ही ऑफिस सप्लाई के साथ आर्ट पेपर स्टोरेज। आगे कैसे मल्टीपल कॉलम के साथ किया जाता है? ये वाला क्या आउटपुट दे सकता है अपने को? सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टोर। हाँ ये, हाँ कि ये जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं इस बिजनेस के, तो ये कितनी डिस्टिंक्ट सिटीज में जा रहे हैं। तो उसका अगर नंबर पता करना है कि 15 सिटी में जाता है प्रोडक्ट, 17 सिटी में जाता है, तो ये वाली क्वेरी आपको वो चीज़ बता सकती है। अच्छा ये वाला अपन पहले ही कर लिया। आप इसको सोच सकते हो कि ये वाली क्वेरी क्या करेगी। सिलेक्ट किया है डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट के आगे लगा दिया ऑल फ्रॉम स्टोर। काइंड ऑफ जितने भी कॉलम्स हैं उन सबके जितने यूनिक पेयर्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जैसे कोई एक रिकॉर्ड अपन ने डुप्लीकेट वैल्यू देखी है एक्सेल में, कि अगर कोई रिकॉर्ड गलती से 2 बार रिपीट होगा तो नाम एड्रेस फोन अमाउंट सिटी सब कुछ सेम निकलेगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल पे इस टाइप की रो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, इस टाइप की हट जाएंगे तो अपने को सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही मिलेंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ का रिमूव डुप्लीकेट है। तो ये क्वेरी से जितने भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट होंगे वो सब हट जाएंगे। उसका काउंट चाहिए।
कर सकते हैं। अ, पहले तो अपने को ये चाहिए कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तो टोटल रिकॉर्ड माइनस रिमूव डुप्लीकेट होने के बाद जितने रिकॉर्ड आएंगे वो, तो नॉन डुप्लीकेट, इसको माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो ये काउंट के अंदर लगा के देखें तो काउंट, इसके साथ ऑल नहीं लग रहा। इस टाइप से ट्राई करता हूँ। डिस्टिंक्ट ऑल, हाँ तो ये दे देगा। कॉलम पे ये मेथड काम करती है, कॉलम पे बाहर ही। अपने रिकॉर्ड में ऐसा है नहीं कि कोई सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो, बट अपन इससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाने के बाद का काउंट जरूर ले सकते हैं। तो अपने को फिर ऐसे लिखना पड़ता, अपने को लिखना पड़ता काउंट ऑल माइनस डिस्टिंक्ट काउंट ऑल। बट अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको अभी जो अपन आगे जाके जब विथ क्लॉज देखेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तो सिंटेक्स पे सिंटेक्स एरर देगा अपने को। बट अपन इसको कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो ना, उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ चीजें और चाहिए। क्या चीज? वो वो इससे आया था,